हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और इससे पहले झारखंड के 4 वीडियो में, जिसमें झारखंड के ज़िले एवं प्रमंडल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, आज उससे अलग टॉपिक, झारखंड से अलग टॉपिक आपको बताऊंगा। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राजनीति व्यवस्था के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो चीज़ पढ़ना है आपको, वो पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में। तो आज भारतीय संविधान के पहला टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। ठीक है, ये भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि अर्थात भारतीय संविधान को बनाने या उसको संवारने में किन किन तत्वों को ध्यान से परखा गया, किन किन तत्वों को शामिल करने का प्रयास किया गया और किन से सीख लेने का प्रयास किया गया, ये सारी चीज़ें आपको आज मैं बताऊंगा। और यहाँ आपको यह ध्यान देने की बात है कि भारतीय संविधान किसी एक समय में नहीं बना, बल्कि इसे बनाने के में एक जो समय लगा था, किताबों में जो लिखता है 2 साल 11 महीने 18 दिन, उससे बढ़कर भी इसे हम यदि कहें तो लगभग 400-500 सालों का जो अनुभव रहा भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था रही, खास करके आधुनिक काल में अंग्रेज़ों के समय में जो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था रही भारत में, उसको बहुत करीब से परखा गया, उसको जांचा गया और कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इन्हीं सब स्थितियों के कारण से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। और आज उसीलिए मैं आपको लिए चलता हूँ भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के उस दौर में जिस समय यहाँ भारत पर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। भारतीय संविधान में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो प्रभाव पड़ा, उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक कंपनी शासन के दौरान और दूसरा ब्रिटिश क्राउन अर्थात संसद के द्वारा प्रभाव। ठीक है, फर्स्ट में जो है कंपनी शासन के द्वारा प्रभाव, उसको हम यदि जाने तो उसको शुरू किया जाता है 1773 में। यानी कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि को यदि हम बांटें तो 2 भागों में इसको बांटा जाता है। एक बांटा जाता है कंपनी शासन के दौरान, कंपनी शासन के दौरान, ठीक है, और दूसरा ब्रिटिश संसद या इसको लिख सकते हैं क्राउन के दौरान। ठीक है, और इसको एक फेज में ईस्वी सन के आधार पर यदि लिखें तो इसको हम मानते हैं 1757 से लेकर 1857 के पहले तक। ठीक है, और ब्रिटिश संसद क्राउन को यदि लेते हैं तो 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक है, इसमें तो आज मैं इसके अंतर्गत डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो 1757 में आप यदि हिस्ट्री के कुछ छोटी मोटी बातें भी आपको याद होगी तो ये याद होगा कि 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी का युद्ध, और दूसरा 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध किसने जीता? तो अंग्रेज़ों ने ये दोनों युद्ध को जीता। ठीक है, और ये दोनों युद्ध जीतने के बाद इनको क्या मिला? तो बंगाल में राजस्व वसूलने का अधिकार, वसूलने का अधिकार। ठीक है, इसको कहें तो इसको कह सकते हैं दीवानी का अधिकार। ठीक है, दीवानी अधिकार किनको मिला? तो अंग्रेज़ों को। यहीं से शुरू होता है
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको समझने का। अब जो हमें इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो पढ़ना है उसमें विशेषकर पढ़ना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के, ठीक है। तो यहाँ इसको याद रखेंगे, ये चीज़ को, ये दोनों फैक्ट को, इसका प्रभाव था और इसका प्रभाव को कैसे माना गया, कैसे इसको समझेंगे, ये आते हैं हम 1773 में। उसी के टॉपिक पर आपको हम इसके प्रभाव के बारे में पढ़ाएंगे। तो रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, या रेगुलेटिंग अधिनियम कह सकते हैं इसको, या एक्ट, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट को समझने से पहले या इसके प्रावधानों को जानने से पहले मैं यहाँ आपको उसके पहले की कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि उन घटनाओं के कारण से ही रेगुलेटिंग एक्ट में प्रावधान किए गए। समझते हैं इसके पहले की घटनाएं। 1757 में प्लासी युद्ध के बाद और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी के अधिकार प्राप्त हुआ और इस दीवानी के अधिकार में उन्हें राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। और ये एक ऐसा अधिकार था जिसने व्यापारी वर्ग क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, तो एक व्यापारी ग्रुप थी, व्यापारिक समूह थी, जिसने यहाँ आकर के यहाँ के उस तत्कालीन परिस्थितियों का लाभ उठाकर राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली। तो इसमें दीवानी का अधिकार प्राप्त होने के बाद उनको एक तरह से कहें तो खजाना मिल गया और उस खजाने को उन्होंने दोनों हाथों से लूटा। और दोनों हाथों से लूटने के दौरान क्या हुआ कि कंपनी का स्थिति जो था, कंपनी का जो उसका कह सकते हैं आर्थिक हालात ऐसे थे कि आर्थिक हालात बहुत चौपट हो गए, बहुत ही स्थिति खराब हो गई, जबकि कंपनी के कर्मचारी दिन बर दिन माला माल होते गए, दिन बर दिन अमीर होते गए। अब ये अमीरी के कारण से, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ आते थे, यहाँ से पैसा कमा करके जाते थे इंग्लैंड और इंग्लैंड में खूब मज़े से ऐश करते थे। और उस फिजूल खर्ची में, जो इंग्लैंड में फिजूल खर्ची थी, उसको देख करके वहाँ के जो समुदाय लोग थे, जो व्यापारी वर्ग नहीं थे, उन लोगों में ईर्ष्या की भावना भी जगी और साथ में डर भी हुआ, क्योंकि ये आप सर्वविदित है कि जिसके पास पैसा है अधिकार भी उसी के पास है। और ये वहाँ के लोगों को भी लगा और कुछ घटनाएं ऐसी भी हुई जिसके कारण से लोगों में ये भय व्याप्त हो गया कि यदि सरकार इस कंपनी को नियंत्रित नहीं करती है तो ये शासन में एक गलत दायित्व ले लेंगे और उसका अनुचित फ़ायदा उठाएंगे। इसी क्रम में एक लेखक हुए जिनका नाम था H.H. डाडवेल। इनका वक्तव्य था जो हम आपको बताते हैं उस समय की परिस्थिति को समझने के लिए। इन्होंने लिखा कि संसद यदि कंपनी के शासन पर या प्रशासनिक व्यवस्था पर यदि अंकुश नहीं लगाती है तो वो समय दूर नहीं जब अंग्रेज़ों की अस्मिता अर्थात अंग्रेज़ों की इज्जत प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी, उनकी जो प्रतिष्ठा उस पर बट्टा लगेगा। इवन साथ में ये भी होगा कि एक दिन ये जो व्यापारिक वर्ग हैं वे लोग शासन में एक महत्वपूर्ण पद ले सकते हैं और उसका अनुचित फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए इंग्लैंड के वासी ये डिमांड करने लगे कि कंपनी के शासन को, कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था पर सरकार यानी कि इंग्लैंड की सरकार अंकुश लगाए। एक घटना ये हुई। दूसरी घटना हुई कि कंपनी ने कंपनी कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, हम EIC लिख रहे हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ, इसको याद रखेंगे, बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का लोन का डिमांड किया, उसके लिए आवेदन दिया। और उस आवेदन देने के बाद एक मौका मिला ब्रिटेन सरकार को कि वह इसके ऊपर जांच बैठा दे। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड, ये याद रखेंगे, लॉर्ड नॉर्थ, हम चूँकि आपको बताते जा रहे हैं, जहाँ पॉइंट हम उसको हिंट कर रहे हैं,
तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 2 कमेटी का गठन किया, 2 कमेटी का गठन किया। एकदम इसको याद रखेंगे, कितना डिमांड किया गया, कहाँ से डिमांड किया गया, इसको याद रखेंगे। लॉर्ड नॉर्थ ने 2 कमेटी का गठन किया, एक था प्रवर समिति, ठीक है, और दूसरा था गुप्त समिति। ये और गुप्त समिति के रिकमेंडेशन पर रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट आया। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस कमेटी के सिफारिश पर आया, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया। आंसर होगा गुप्त समिति। ये पूछा जाएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट के आने के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो आंसर होगा लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट आया, यहाँ तक आपको एक बात समझ में आए कि लॉर्ड नॉर्थ ने प्रवर समिति का और गुप्त समिति का गठन किया, इस गुप्त समिति के रिकमेंडेशन पर रेगुलेटिंग एक्ट आया, ठीक है। अब हम समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को, ठीक है। आइए देखते हैं क्या क्या प्रावधान थे। रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें प्रावधान क्या थे इसको समझते हैं। प्रावधान में पहला में आप समझिए क्या हुआ था कि कंपनी की स्थिति खराब हो रही थी, कर्मचारी मालामाल हो रहे थे, इसको कंट्रोल किया गया। क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और उपहार एवं रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है। रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया, एक हो गया क्योंकि ज़्यादा मालामाल यही हो रहे थे। दूसरा ये हुआ कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके अंदर में दोनों आए, कौन, बम्बई प्रेसिडेंसी और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर, ठीक है। ये दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे उनको किसके अंडर काम करने के लिए कहा गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और इसीलिए कहा जाता है कि पहला बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। पहला गवर्नर जनरल कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स, ये याद रखिएगा। पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, इसको याद रखेंगे, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। अब आते हैं तीसरे पर, ठीक है। ये 2 फैक्ट हुए। तीसरा फैक्ट आपको हम बता रहे हैं, तीसरा क्या था, आइए देखते हैं। 2 बातें हुई, तीसरी बातें जो हुई इसमें अब क्या था कि एक तो था कि कंपनी की स्थिति को सुधारना, दूसरा आपको बताएं उसमें, तीसरा था कि बंगाल में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऐसे लिख रहे हैं हम यहाँ, सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, एससी के गठन का प्रावधान, ठीक है, एससी के गठन का प्रावधान किया गया, ठीक है। अब यहाँ समझिए, एससी का गठन का प्रावधान किया गया सर्वोच्च न्यायालय में, और गठन कब हुआ,
इसको दोनों को याद रखें। इस रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। और गठन कब हुआ? 1774 में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया? तो 1774 में। लेकिन गठन करने का प्रावधान कब था? तो गठन करने का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था। इसमें गठन किया गया और इसमें 1+3 उसमें न्यायाधीश थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उसको याद करेंगे। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे। ठीक है, सर एलिजा इम्पे ये थे। ठीक है, इतना याद रखेंगे। कौन था? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, गठन करने का प्रावधान किया गया। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 1+3 यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब आगे देखते हैं चौथा पॉइंट में। ठीक है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, परिषद का गठन किया गया। अब इस कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 4 सदस्य थे। ठीक है, देखिए हर एक पॉइंट जो था वो, चूंकि ये पहली बार, इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंपनी के ब्रिटेन ने पहली बार संविधान कब बनाया था? तो पहली बार संविधान बनाया था कंपनी के लिए, भारतीय कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1773 में। आपसे क्वेश्चन चेंज करेगा कि भारत में संविधान कब बना था, पहली बार संविधान कब बना था? तो भारत में पहली बार संविधान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, भारतीयों के लिए नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बना था। और बनाने वाला कौन था? तो ब्रिटिश संसद ने। ठीक है, तो कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। आप चारों सदस्य का नाम याद रखेंगे। ठीक है, पहला कौन थे? फिलिप फ्रांसिस। ठीक है, फिलिप फ्रांसिस पहला। दूसरा थे मानसन, नाम था। ठीक है, मानसन। और तीसरा नाम था, तीसरा इसमें नाम था क्लेवेरिंग। ठीक है, फिलिप फ्रांसिस, मानसन और क्लेवेरिंग। और चौथा बॉरवेल। ठीक है, बॉरवेल। ये 4 सदस्य थे। चारों सदस्य का नाम याद रखेंगे। जैसे आप याद करते हैं कि कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया था, कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और फिलिप फ्रांसिस ना कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस, मानसन, क्लेवेरिंग और बॉरवेल, ये 4 सदस्य थे। साथ में ये किया गया कि गवर्नर जनरल को बाध्य किया गया कि ये चारों में से यदि वो कोई डिसीजन लेता है, कार्यकारिणी परिषद को क्या किया गया कि जब तक इसके अंदर में क्या रखा गया? राजनीतिक चीज़ें रखी गई, यानी कि गवर्नर जनरल कोई भी डिसीजन लेता। ठीक है, गवर्नर जनरल यदि कोई डिसीजन लेता है तो ये चारों का उसमें कह सकते हैं कि बहुमत होना जरूरी है। तो चारों में से बहुमत कितना हुआ? 2 में तो 50-50 हो गया, बहुमत होगा नहीं, इक्वल हो जाएगा। और 2 में से 3 होना चाहिए, जो कि बहुत ही विकट परिस्थिति होती थी, यानी कि 4 में से 3 को अपने अंडर में, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए उनको अपने फेथ में लेना। इसीलिए कोई भी एक्शन, यानी कि यहाँ बनाया तो गया बहुत अच्छे सोच के साथ, लेकिन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई कि कंपनी का ही फायदा हुआ, उसमें कंपनी का जैसे उसका आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है, फिलिप फ्रांसिस, मानसन, क्लेवेरिंग और बॉरवेल। ठीक है, ये कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 4 याद रखेंगे। कौन कौन? मुख्य रूप से ये 4 आपके थे पॉइंट, प्रावधान इसके। ठीक है, और यदि इसमें याद रखेंगे तो इसमें होगा कि आप इसको याद रख सकते हैं
कि पहला लिखित संविधान, पहला लिखित संविधान, ठीक है, पहला लिखित संविधान था। किसके लिए, ये ध्यान में रखेंगे, पहला लिखित संविधान तो हुआ, लेकिन किसके लिए, तो वो था कंपनी के लिए। यहाँ ध्यान में रखेंगे कि ये भारतीयों के लिए नहीं था, ठीक है, कंपनी के लिए था। और याद रखेंगे तो कंपनी के कार्यकलापों पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की कोशिश, सिर्फ कोशिश की गई, यहाँ ध्यान में रखेंगे, नियंत्रण नहीं हुआ था, कोशिश किया गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया था कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। डायरेक्टर्स, ये कितने सदस्य थे, तो 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो कि इंग्लैंड में रहते थे। और जो 4 सदस्य के कार्यकारिणी परिषद जो बनाया गया था, उनका कार्य था कि वो पत्राचार के माध्यम से हर एक डिसीजन के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अवगत कराते रहे, ठीक है। ये 5-6 फैक्ट्स हुए। चलिए एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं। पहला जो फैक्ट था वो कंपनी के किसी भी स्टाफ को निजी व्यापार करने, घूस लेने या उपहार लेने पर प्रतिबंध किया गया। दूसरा जो था, कंपनी के क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है, 1773 के एक्ट के आधार पर, लेकिन इसमें स्थापना प्रावधान किया गया, लेकिन स्थापना हुई कब, 1774 में कलकत्ता में। 1+3 था इसमें, एक चीफ जस्टिस और अदर जो थे वो 3 थे। एक कार्यकारिणी परिषद बनाया गया जिसमें 4 सदस्य थे। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसके अंदर में बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसी को भी शामिल किया गया, ठीक है। इसके साथ साथ में और आगे कहें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव गठन किया गया, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, जिसके साथ पत्राचार करने की कहा गया कि कार्यकारिणी परिषद उनसे पत्राचार करके हर एक स्थिति से अवगत कराएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। 4 फैक्ट्स, 4 जो आपको सदस्य का नाम बताएं वो याद रखेंगे। अब इसके बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट आया। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में एक फैक्ट आपको और बताएंगे। जैसे एक फैक्ट यहाँ आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल था। साथ में एक और उसमें ऐड कर लीजिएगा कि वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर जनरल था जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत काम किया था, एकमात्र, दूसरा फिर नहीं हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि 1781 में संशोधन किया गया, ठीक है, संशोधन अधिनियम किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट में, इसलिए इसके साथ में ही पढ़ेंगे। 1781 में संशोधन लाया हुआ किसमें, इस रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस संशोधन का मुख्य जो फोकस था वो था कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पर। अब क्यों था ये समझिए। सुप्रीम कोर्ट को वो सारे अधिकार प्राप्त थे जो कि इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार प्राप्त थे। उसके क्षेत्राधिकार में गवर्नर जनरल आ रहा था, उसके अधिकार क्षेत्र में कार्यकारिणी परिषद आ रही थी, उसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी के क्रियाकलाप आ रहे थे, उसके अधिकार क्षेत्र में यहाँ के पब्लिक आ रहे थे, तो उसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी के कर्मचारी भी आ रहे थे। अब ये समझिए, और साथ में जो उसमें छूट गया उसको भी आप लिख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन करने का बेस था, यानी कि किस कानून के तहत डिसीजन देगी वो, तो ध्यान उसमें ऐड कर लीजिएगा कि वो इंग्लैंड के कानून के अनुसार से डिसीजन देगी, ठीक है। ये उसमें था 1773 में। अब यहाँ क्या हुआ कि प्रॉब्लम ये हुआ कि कंपनी का हित जो था वो गड़बड़ाने लगा, उसका हित प्रभावित होने लगा। चूंकि वो सिर्फ आए थे, अल्टीमेटली उनका लक्ष्य क्या था कि उनका लक्ष्य था यहाँ से प्रॉफिट कमाना। अब सुप्रीम कोर्ट उन पर चाबुक चलाने लगी, तो उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को ही कट कर दिया, ठीक है। अब क्या क्या काटा सो देखिए क्या किया उन्होंने। पहला, गवर्नर जनरल एवं कार्यकारिणी परिषद को एससी के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया, ठीक है।
क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। यानी कि गवर्नर जनरल अब कोई भी काम यदि करता है तो सुप्रीम, और उस पर यदि कोई केस करता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट पर उस पर कोई भी फैसला नहीं दे सकती, वो ये उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का चीज़ है। दूसरा क्या हुआ, अब समझिए कि क्या क्या घटनाएं हुई। दूसरा हुआ इस संशोधन में क्या हुआ कि कंपनी के कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान, ठीक है, कंपनी के कर्मचारी अपनी सर्विस के दौरान यदि उन पर केस होता है तो उसका भी जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र से बाहर का चीज़ होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई डिसीजन नहीं दे सकती है। कंपनी के कर्मचारी भी से बाहर हो गए। तीसरा हुआ, सुप्रीम कोर्ट राजस्व से संबंधित कोई भी केस नहीं लेगा। राजस्व से संबंधित कोई भी केस नहीं लेगा, ठीक है। राजस्व से संबंधित कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा, बात खत्म। यानी कि पूरा झगड़ा का जो जड़ था, पूरा केस जो आना था वो ही खत्म हो गया। क्योंकि मेन परिस्थितियां क्या थी, पब्लिक किस पर केस कर रही थी, कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर, क्योंकि राजस्व से संबंधित मामले ही ज़्यादा आ रहे थे। कंपनी एन के प्रकरण किसी तरह से टैक्स वसूल करना चाह रही थी, ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट उसमें आड़े आ रहा था। तो क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को ही छीन लिया गया। अब एक जो महत्वपूर्ण काम हुआ था उसको आप समझिए, क्या था कि अभी तक जो 1773 में प्रावधान किया गया था कि कंपनी का जो फैसला देगी वो इंग्लैंड के कानून के अनुसार से देगी, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया कि अब फैसला निजी कानून के आधार पर होगा। फैसला निजी कानून के आधार पर होगा, निजी कानून के आधार पर। अब इसको समझ लीजिए, निजी कानून के आधार पर, यानी यदि हिंदू कोई वहाँ केस किया तो हिंदू कानून के अनुसार से फैसला होगा, और यदि मुस्लिम कोई केस किया तो मुस्लिम कानून के अनुसार होगा। यानी कि यहाँ दो पार्ट में बांट दिया गया। पृथकीकरण का, हिंदू मुस्लिम पृथकीकरण का बीज यहाँ बोया गया। लोगों में एक तरह से कहिए मनमुटाव का जो कह सकते हैं कि शुरुआत की गई, वो 1781 का संशोधन अधिनियम में किया गया, ठीक है। यहाँ इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर था फैसला, ठीक है। 3-4 चीज़ें आपको बताए कि गवर्नर जनरल एवं कार्यकारिणी परिषद के एससी के क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया, कंपनी के कर्मचारियों को भी बाहर कर दिया गया, राजस्व से संबंधित जो फैसले थे उसको भी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, फैसला निजी कानून के आधार पर लिया गया। अब एक और इसमें फैक्ट को याद करेंगे, वो भी आपको बता रहे हैं। संशोधन किया गया था कि पहले यदि प्रांतीय न्यायालय, यानी कि प्रांत में जो स्थित न्यायालय थे, यदि उनसे कोई खुश नहीं होता था उनके डिसीजन से, तो वो अपील करता था सीधा सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि कलकत्ता में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या किया गया कि यदि प्रांतीय न्यायालय से कोई खुश नहीं है तो अपील करने का, कहाँ अपील करेगा, तो अपील जो करेगा वो किसके पास, गवर्नर जनरल के पास, गवर्नर जनरल या कार्यकारी परिषद जो 4 सदस्य थी उसके पास, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी गायब। देखिए 3-4 चीज़ें की गई और सारी जो 4-5 जो संशोधन किया गया 1773 में, उसमें मेन मोटो था कि कंपनी के हित को ही पूरा करना। अब समझिए 4-5 फैक्ट को यदि आप ध्यान से बैठ करके सोचेंगे तो सीधा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का सोच बहुत ही अच्छा था, संसद ने बहुत ही अच्छा कानून पास किया था, लेकिन वो किसको खुश करने के लिए था कि इंग्लैंड की जनता को खुश करने के लिए था, ना कि भारतीय लोगों को। और ये बात तब समझ में आई जब 1773 प्रभाव में आया, और प्रभाव के आने के बाद तुरंत 1781 में इसके प्रावधानों को काटा गया और इसमें संशोधन किया गया, और जो मुख्य प्रावधान थे जिसके अंदर से भारतीयों को कुछ रिलीफ मिल सकता था उसे ही काट दिया गया, ठीक है। ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब आइए एक और हम देख लेते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए मेन है कि यदि इसको अच्छे तरीके से समझा जाए तो बहुत ही बड़ा समय लेता है, बहुत ही ज़्यादा समय लेता है, और
इतना भी बताने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने काटा है, बहुत सारी चीज़ों को मैंने आपको नहीं बताया है, चूँकि वो मेंस का टॉपिक है, इसीलिए कुछ कुछ समझाने के लिए आपको कुछ कुछ फैक्ट्स बताएं, लेकिन वो एग्ज़ाम की दृष्टि से पीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। मेंस यदि आप किसी जगह पर लिखते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिलहाल यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट पर। पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, ये था 1784 में, ठीक है, 1784 में। अब इसके बारे में समझिए क्या हुआ था। 1773 में जो प्रावधान किए गए थे, रेगुलेटिंग एक्ट का जो प्रावधान किया गया था, ब्रिटिश संसद ने सोचा कि इससे कंपनी की स्थिति सुधरेगी, लेकिन कंपनी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, वो वैसे ही ढर्रे पर चलती रही। साथ में ये प्रयास किया गया था कि गवर्नर जनरल जो होंगे वे, उनके अंडर में बम्बई और मद्रास को शामिल किया गया। उनको लगा कि शायद इससे स्थिति सुधरेगी, लेकिन इस दौरान में 1773 के बाद 1784 के पूर्व तक में अनचाहा, यानी कि वो ज़रूरत नहीं थी, फिर भी कंपनी कई ऐसे युद्धों में व्यस्त रही और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ, ठीक है। और इस लॉस को उन्होंने ध्यान में रखा और इसका फिर से कहा कि एक नया एक्ट लाया जाए। अब इस नई एक्ट को लाने के दौरान क्या हुआ कि कंपनी का स्थिति इंग्लैंड में इतनी अधिक मजबूत थी कि इसके चक्कर में वहाँ का प्रधानमंत्री को अपना सीट गंवाना पड़ा, यानी कि अपना सरकार से हाथ धोना पड़ा। देखिए क्या हुआ था 1781-82 के दौरान, ठीक है, संसद चाह रही थी कि वारेन हेस्टिंग्स को वापस बुला लिया जाए, ठीक है। 1781-82 के दौरान संसद को लगा कि हम इसको वापस बुला ले, किसको, वारेन हेस्टिंग्स को। लेकिन कंपनी के जो शेयरधारक थे उन्होंने इतना विरोध किया कि सरकार को हाथ वापस खींचना पड़ा। दूसरा चीज, एक डुंडास बिल था, डुंडास का भारत बिल और फॉक्स का ईस्ट इंडिया अधिनियम या एक्ट, ठीक है। ये दो अधिनियम थे जो लॉर्ड नॉर्थ पास कराना चाहते थे, और इस दोनों अधिनियम में कंपनी का इतना विरोध हुआ कि ये दोनों अधिनियम जो थे वो संसद में पास नहीं हो सके, और इस कारण से लॉर्ड नॉर्थ को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब समझ लीजिए कंपनी का पावर कितना था। इससे लोगों को लगा कि, लोगों को समझ में आ गया कि कंपनी का अधिकार बहुत ज़्यादा हो गया, अब कंपनी के पर को कतरना आवश्यक था। इसीलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें प्रधानमंत्री नए नए चुने गए थे। नाम था उनका लॉर्ड यंग पिट, ठीक है। इसीलिए इसको पिट्स इंडिया, पिट का एक्ट कहा जाता है, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। यहाँ ये ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या किया गया, ठीक है। क्या हुआ था कि कंपनी बुलाना चाह रही थी वारेन हेस्टिंग्स को, लेकिन नहीं बुला पाई थी। संसद बुलाना चाह रही थी लेकिन कंपनी के विरोध के कारण से नहीं बुला पाई। तो पहला ही प्रावधान कर दिया गया कि कंपनी को गवर्नर जनरल चुनने या नियुक्ति करने का अधिकार था, लेकिन ब्रिटिश संसद को गवर्नर जनरल को बुलाने का अधिकार, गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत बड़ा फैक्ट इसमें था, बुलाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। दूसरा इसमें था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में उसको कर दिया गया, किसको, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर में, ये तो दोनों थे ही, कौन, बम्बई और मद्रास, दोनों को कर दिया गया बम्बई और
मद्रास को। लेकिन इस समय क्या हुआ कि इस समय इनको विधायी शक्तियां खत्म कर दी गई, यानी ये कानून नहीं बना सकते थे। ठीक है, अब जो कानून बनाने का अधिकार था वो सीधा सीधी बंगाल गवर्नर जनरल के पास आ गया। ठीक है, इनकी जो क्या कहते हैं, इनका जो अधिकार था उसको पूरा पूरी काट दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा देखते हैं इसमें क्या क्या था। अब इसको समझिए। थर्ड पॉइंट आपको बताया कि 1773 के प्रावधान में कि 4 सदस्य किया गया था, जिसमें परेशानी हो रहा था, डिसीजन मेकिंग जो था वो बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा था, जो कार्यकारिणी परिषद चाह रही थी वही होता था। अब यहाँ क्या हुआ कि जो कार्यकारिणी परिषद थी उसकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर गई। कार्यकारी परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अब क्या हुआ कि अब आसान था डिसीजन लेना, 4 में से 2 आदमी को भी खुश कर दिया तो 3 था, बहुमत हासिल हो जा रहा था। ठीक है, इसमें से इसको ध्यान में रखेंगे, कार्यकारी परिषद की संख्या को घटा दिया गया। साथ में इसमें क्या क्या किया गया ये भी समझिए। एक और नियंत्रक मंडल का गठन किया गया। नियंत्रक मंडल का गठन, ठीक है, नियंत्रक मंडल का गठन किया गया जो सैन्य राजस्व के से संबंधित मामले पर डिसीजन देती थी। और उसमें कौन था, तो ये इसके जितने भी सदस्य थे, 6 सदस्य था, वो 6 सदस्य का जो कह सकते हैं कि उसका जो नियुक्ति होता था वो ब्रिटिश संसद के द्वारा था। ये 6 सदस्य थे, 6 सदस्य। अब इसको समझिए 6 सदस्य में कौन कौन, 6 सदस्य में कौन कौन थे, तो 1 + 1 + 4, इसको समझिए। एक था जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, और दूसरा था ये वित्त मंत्री था, और ये प्लस में था कौन, प्रीवी सदस्य। ठीक है, ये आप इसको याद रखेंगे यार, इसको। ठीक है, 6 सदस्य था। इसमें से ये 6 सदस्य में 2 सदस्य इंपॉर्टेंट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो कि ब्रिटिश संसद का वित्त मंत्री यानी कि वहाँ का, और ये प्रीवी सदस्य थे यानी कि संसद का डायरेक्ट यहाँ प्रभाव पड़ा। ठीक है, साथ में और क्या किया गया सो समझिए बहुत इसको, कि कंपनी, इसमें चौथा हो गया था, 5वां इसको समझिए। 5वां इसमें फैक्ट क्या था, 5वां फैक्ट है ये कि कंपनी के क्रियाकलापों को बांटा गया। कंपनी का क्रियाकलाप यानी कि इसको एक व्यापारिक वर्ग घोषित किया गया, व्यापारिक कार्य, और दूसरा राजनीतिक कार्य। ठीक है, व्यापारिक कार्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों सौंपा गया, और राजनीतिक कार्य नियंत्रक मंडल और कार्यकारी परिषद के हाथ में था। ठीक है, आज आपको बताया पिट्स इंडिया एक्ट में इतना फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद आपको बता रहे एक और है जो 2 लाइन का है, उसको आपको बता दें। 1793 में एक्ट आया, मात्र उसमें 2 फैक्ट आपको याद करना है, उसको भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, 1700 चार्टर एक्ट इसको कहेंगे, चार्टर एक्ट 1793। देखिए एक फैक्ट आपका उसमें छूट गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको यहाँ समझ लीजिए क्या था कि हर एक 1773 में किया गया था कि कंपनी को 20 साल तक के लिए अधिकार दिया गया था व्यापार करने का, और 20 साल 1773 के बाद 20 साल पूरा हो जा रहा था 1793 को। तो 1793 में फिर से एक एक्ट निकाला गया और कंपनी को अगले 20 साल तक व्यापारिक अधिकार दिया गया। ठीक है, कंपनी को अगले 20 साल तक
20 साल तक व्यापार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। और दूसरा, नियंत्रक मंडल कार्यकारी परिषद के सदस्यों का वेतन किससे जाएगा? तो भारत के कोष से जाएगा। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। ठीक है। 1793 में एक एक्ट आया था जिसको कि चार्टर एक्ट कहा जाता है, और उस एक्ट का मेन जो फैक्ट आपको याद रखना, वो 2 फैक्ट है। पहला फैक्ट था कि कंपनी का जो एज यूजुअल, और इसी के 1793 से ही एक प्रथा चल पड़ी कि हर एक 20 साल के बाद एक एक्ट लाया जाएगा जिसमें कंपनी को 20 साल के तक उसको एक व्यापारिक अधिकार मिलेगा, जो कि 1853 तक चलता रहा। ठीक है। दूसरा था कि कार्यकारी परिषद और जो नियंत्रक मंडल था, या नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य, कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य, जो कि लास्ट में 3 हो गए पिट्स इंडिया एक्ट में। ये सदस्यों को वेतन किससे दिया जाएगा? तो भारतीय कोष से दिया जाएगा। ठीक है। आप ये दोनों को बढ़िया से याद करें। और इस जो मैं बोलते जा रहा था, बहुत सारी चीज़ों को मैं बोर्ड पर नहीं लिख पाया। लिखने के दौरान क्या होता है कि टाइम बहुत जाता है, इसलिए मैं लिखा बहुत कम। तो आप उसको ध्यान से रिवाइंड करके बढ़िया से स्टॉप करके उसको नोट्स बनाते जाएं, और ध्यान से देखें वीडियो। आपको दोनों तीनों एक्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जो उसका ये दोनों तीनों एक्ट की जो पृष्ठभूमि रही थी उसको भी मैंने बताया, उसको भी ध्यान में रखेंगे। कुछ जो मेन फैक्ट्स थे उसको इंक्लूड कर लेंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 1813, 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में। चलिए, तब तक के लिए आप सभी बढ़िया से तैयारी करते रहें, और आने वाले एग्ज़ाम का ध्यान रखें। हो सकता है कि झारखंड में 1 आध महीने में नए वैकेंसी का सूचना आ जाए। चलिए, आप लोग तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।